नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच हुई अहम शांति वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। लंबे समय से जारी कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और सख्त रुख के चलते कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। ईरान अपने परमाणु अधिकारों पर अड़ा रहा, जबकि अमेरिका ने सख्त शर्तों से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है और इस अहम बातचीत का नाकाम होना पाकिस्तान के लिए भी एक कूटनीतिक झटका है। साथ ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भी एक बुरी खबर है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच फंसा हुआ है। वो अमेरिका पर वित्तीय मदद और सुरक्षा संबंधों के लिए निर्भर है, तो वहीं ईरान उसका खास पड़ोसी है। ईरान के साथ किसी भी टकराव से दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान दशकों पीछे जा सकता है और अब पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता बेनतीजा रही है। इससे पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। अमेरिका ईरान वार्ता फेल होने से पड़ोसियों पर धाक जमाने का शहबाज शरीफ का सपना टूट गया है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल होने का मतलब साफ है कि टकराव का खतरा बढ़ गया है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर होगा, जिसका असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सुरक्षा और रणनीति पर पड़ेगा। बहरहाल अब पाकिस्तान की चौधराहट को झटका है और सीज फायर खत्म होने की आशंका। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के अस्थायी सीजफायर समझौते के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। ये युद्ध विराम मुख्य रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए था, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं और कुवैत में ड्रोन हमले भी हुए हैं, जिसमें शांति समझौते पर संकट मंडराता रहा। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। बातचीत के दौरान दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा रहा। कूटनीतिक स्तर पर उम्मीदें थी कि हालात में कुछ नरमी आएगी, लेकिन अब वार्ता के विफल होने से क्षेत्र में अस्थिरता और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हमें पूरी तरह भरोसा चाहिए कि ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही ऐसी तैयारी करेगा जिससे वो जल्दी हथियार बना सके। उधर ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे मोहम्मद बागेर गालिबाफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि वार्ता से पहले इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे पास सद्भावना और इच्छा शक्ति है, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों के कारण हमें विरोधी पक्ष पर भरोसा नहीं है और वार्ता में विरोधी पक्ष ईरानी प्रतिनिधिमंडल का विश्वास जीतने में विफल रहा। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. इस वार्ता में खुद को अहम मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब असहज स्थिति में है। वार्ता विफल होने से इस्लामाबाद की कूटनीतिक साख पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्षेत्रीय मामलों में चौधराहट दिखाने की उसकी कोशिशों को भी करारा झटका माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान खुद को इस क्षेत्रीय समीकरण में मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वार्ता विफल होने से उसकी भूमिका सीमित होती दिख रही है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों में अपेक्षित मजबूती नहीं आ पाएगी। पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते हैं, वो अमेरिका के साथ भी तालमेल बनाए रखना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच टकराव पाकिस्तान को मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल सकता है। चीन और खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के आर्थिक और सामरिक रिश्ते हैं। ऐसे में क्षेत्र में अस्थिरता से इन साझेदारियों पर भी असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ईरान पाक सीमा पहले ही संवेदनशील, तनाव बढ़ने पर सीमा पर गतिविधियां तेज होंगी, जिससे आतंकी घटनाओं और घुसपैठ का खतरा बढ़ेगा, जो सेना प्रमुख के लिए बड़ी चिंता है। अगर स्थिति युद्ध की ओर बढ़ती है तो पाकिस्तान पर यह दबाव होगा कि वो किस पक्ष में खड़ा है। गलत कदम उठाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि और आर्थिक मदद पर असर पड़ेगा।
अब अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ईरान इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष टकराव तेज हो सकता है। अमेरिका की रणनीति और सख्त हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव का सीधा असर पाकिस्तान की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। खासकर अफगानिस्तान और ईरान से सटी सीमाओं पर हालात और जटिल हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ की होशियारी ने पाकिस्तान के सामने न केवल संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि पाक को सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता तीनों मोर्चों पर विकट स्थिति में लाकर खड़ा किया है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत में सियासत तेज है। जहां कांग्रेस नेता पाकिस्तान की विदेश नीति का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दे रहा है। भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान से अमन और चैन निकल ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को इम्प्रूव किया है और जो काम हमें करना चाहिए था, भारत को करना चाहिए था, वो काम पाकिस्तान ने करके दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस दिन इस्राइल की धरती पर जाकर बयान दे दिया कि इस्राइल हमारी फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, उसी दिन हमारी विदेश नीति ख़त्म हो गई थी। हमने साइड ले ली, इस्राइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, उस अमेरिका के साथ जिसका प्रेसिडेंट हर रोज़ हमें जलील करता है, जिसने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि मुझे खुश करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना मैं आपकी राजनीति तबाह कर दूंगा, और प्रधानमंत्री खामोश खड़े रहे। भारत सरकार की विदेश नीति का ही ये नतीजा है कि आज हम बहुत पीछे खड़े हैं। देखिए, अपोजिशन के कई नेता पाकिस्तान की 2 दिन से ऐसी तारीफ कर रहे थे जैसे भक्त हो गए हों। अब बातचीत फेल हो गई, अब क्या कहेंगे? ये एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान। वहाँ पे कोई चीज़ आज तक सक्सेस मिला है? कुछ भी होगा तो फेल ही होगा। ऐसे हम शांति के पक्ष में हैं, अमन के पक्ष में हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमन और शांति वहाँ से निकल नहीं सकती। अब इस्लामाबाद से अमेरिका का ईरान के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि ये स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने इसे तेहरान की रेड लाइन बताया और कहा कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका इस रास्ते से बिछी बारूदी माइंस हटा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये समुद्री रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। अमेरिकी सेना ने भी दावा किया था कि उनके जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अमेरिका ईरान वार्ता फेल होना सिर्फ 2 देशों का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। सीज फायर फिलहाल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। जब तक तीनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी दूर नहीं होती और जमीनी स्तर पर हिंसा नहीं रुकती, तब तक शांति की उम्मीद कमजोर ही बनी रहेगी। अब शांति वार्ता का विफल होना केवल एक कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए नए संकट की आहट है। वार्ता की विफलता का असर सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच बन रहे समीकरणों पर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये बड़ा संकेत है कि वैश्विक राजनीति और रणनीति में प्रभाव बढ़ाने की अपनी कोशिशों से पहले आपको अपनी स्थिति और परिस्थितियों को जरूर देख लेना चाहिए। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो बेनतीजा हो गई है और अब आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सबकी नजरें थी कि आखिरकार ईरान की अमेरिका की जब बात होगी तो फिर क्या होगा। जब बातचीत शुरू हुई थी, जब सीज फायर की बात हुई थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, इधर बातचीत चल रही थी और बातचीत के बीच में इजराइल ने फिर लेबनान पर कंटिन्यू अटैक किए हैं, जिसको लेकर ईरान पहले ही मना कर चुका है। इवन जहां तक सीज फायर जब हो रहा था, जब बात हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि यदि आप कंटिन्यू इजराइल यदि वहां अटैक करेगा तो हम इसको उल्लंघन ही मानेंगे। तो यहाँ से तो देखिए कोई बात बनी नहीं। दूसरा, एक काफी लंबे घंटे ये बातचीत चली है, वो भी बेनतीजा हो गई, क्योंकि मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा था
उसकी भी कहीं ना कहीं किरकिरी हो गई, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इनका विश्वास आपस में नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। ईरान ने साफ तौर पर यह बात कह भी दी है कि वहां से जो बातें अमेरिका कर रहा है या कह रहा है, हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो चीजें कही जा रही हैं, जो शर्तें हैं, वो इतनी ज्यादा हैं और इस तरीके की हैं कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो सीज फायर कभी भी टूट जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अटैक्स तो हो ही रहे हैं, क्या हॉर्मुज फिर से एक बार फिर से बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, और सीज फायर का भी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, कब कौन अटैक कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का तनाव बरकरार है और ये कैसे खत्म होगा कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में आया था, उस पर भी और वहां की जो कूटनीति है उस पर भी एक बड़े सवाल हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ है रिटायर्ड मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ राणा अली जोहेब भी जुड़े हैं। राणा अली जोहेब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले संदीप जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? जी जी हाँ संदीप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण, हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं और कई सारे मेहमान हैं, तो मैं चाहती हूँ सभी लोग संक्षिप्त पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखेंगे ताकि हम एक कंक्लूजन इस पूरी चर्चा से निकाल सकें। संदीप जी, दो महत्वपूर्ण सवाल। पहला तो ये कि लगातार जो 21 घंटों से बातचीत का दौर चल रहा था, जो शांति वार्ता के रूप में सामने आई थी, वो बेनतीजा हुई, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। ना तो एक दूसरे पर भरोसा कर पा रहे हैं, ना एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, ना मान पा रहे हैं। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी चीज, अब आगे क्या? तीसरी चीज, पाकिस्तान की जो मध्यस्थता थी, पाकिस्तान की जो कूटनीति की बात हम देख रहे थे, यहां तो सबसे ज्यादा परेशानी उसे हो जाएगी क्योंकि अमेरिका से सारी चीजें चाहिए होती हैं। इधर ईरान पड़ोसी है, वहां भी यदि बात खराब होती है, क्योंकि अब बेनतीजा हुई है बातचीत, कुछ सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा। तो दो बातें हैं। अब इस मिडिल ईस्ट का आगे क्या? दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान कि क्या एक अहम वो होगी, क्या वाकई शहबाज शरीफ की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये अब बात नहीं बना पाए हैं, किरकिरी हुई है कहीं ना कहीं। देखिए राखी जी, 21 घंटे तक ये बातचीत हुई, पाकिस्तान में ये बातचीत हुई, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया, जो न्यूज चल रही थी नेशनल और इंटरनेशनल, कि ऐसी कौन सी सेफ और सुरक्षित जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान एक साथ बैठ सकें। ऐसी सेफ और सुरक्षित और भरोसेमंद जगह उन्होंने यहाँ सर्वे किया कि हिंदुस्तान है क्या, उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने देखा बांग्लादेश है क्या, उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने देखा नेपाल है क्या, उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्हें चीन भी ठीक नहीं लगा। उन्हें सबसे बेस्ट जगह अफगानिस्तान को भी छोड़ करके उनको लगा कि पाकिस्तान सबसे अच्छी जगह है। तो एक तो पाकिस्तान की ये इमेज गई। दूसरी, आप ये देखिए, जो लड़ाइयां होती है, सास बहू की लड़ाई भी एक बार बैठ के सुलझती नहीं है, तो ये लड़ाई सुलझाने वाला मसला था ही नहीं। यहाँ पर अमेरिका ये रीड करना चाहता था कि ईरान किस तरीके से अपनी बात रखता है, कौन कौन से उनके मुद्दे हैं जिस पर वो बात करना चाहता है, और वो फेस रीडिंग वो करना चाहता था, वो पूरा एनालिसिस ईरान का करना चाहता था कि ईरान कितना जख्मी हुआ है अपनी टॉप लीडरशिप खत्म होने से, ईरान कितना जख्मी हुआ है अपनी एयरफोर्स खत्म होने से, ईरान कितना जख्मी हुआ है अपना जो भंडार है हथियारों का उसको खत्म करने से। तो आपको या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बैठकर ये फैसला होने वाला था, फैसला नहीं होने वाला था। ये पूरी एक मॉनिटरिंग सिस्टम था। अमेरिका को पता चल चुका है कि ईरान चाहता है कि उसकी जो संपत्ति फ्रीज की हुई है उसको बैन हटाया जाए। इसका मतलब ईरान का साफ मैसेज अमेरिका को चला गया है कि भाई हमने जो संपत्ति फ्रीज की हुई है इससे ईरान तड़फड़ा रहा है, उसकी जान निकल रही है, तो इस पर बैन बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उसने पूरी चीजें मॉनिटर की हैं और अमेरिका का ये मकसद रहता है। अमेरिका ऐसी लड़ाई पहली बार ईरान से नहीं लड़ रहा है, ऐसी वो सीरिया में भी लड़ चुका है, वो लीबिया में भी लड़ चुका है, वो इराक में भी लड़ चुका है, वो अफगानिस्तान में भी लड़ चुका है, ऐसे ही उसने अभी वेनेजुएला पर भी कब्जा किया है। उसका मकसद पूरी चीजें मॉनिटर करना था। अभी ये देखना है कि और ज्यादा प्रहार करने की जरूरत है या वो कंप्रोमाइज की स्थिति में आ गए हैं।
उसको अभी ये लगा अभी कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं आई है, अभी ये बातचीत करने तक ही आए थे। अब की बार जिस दिन बैठेंगे तो मुझे लगता है कंप्रोमाइज की स्थिति में ईरान आ जाएगा और अब की बार जबरदस्त प्रहार अमेरिका फिर से करने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए, जब ये वार्ता रोकी गई, ये लड़ाई रोकी गई, ये युद्ध विराम हुआ तो लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुके। तो अमेरिका इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है, वो देख रहा था कि इसमें ईरान क्या एक्शन ले सकता है, बातचीत के लिए आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बातचीत के लिए आया, जबकि लेबनान पर हमले लगातार जारी थे। अगर ईरान ये काम करता कि लेबनान पर हमले जारी हैं और वो युद्ध की बातचीत के लिए नहीं आता, तो एक साफ संकेत जाता है अमेरिका को कि अभी ईरान झुका नहीं है, अभी वो बातचीत नहीं करेगा। बातचीत करेगा तो बराबर का होकर के करेगा। लेकिन लेबनान पर लगातार हमले जारी रहे, इससे साफ पता चलता है कि ये बराबरी की बातचीत थी ही नहीं। लेकिन इसमें पाकिस्तान को ये बेनिफिट हुआ कि पूरी दुनिया में एक मैसेज देने में कामयाब रहा। जैसे आपने जेनेवा समझौता सुना होगा, मॉस्को समझौता सुना होगा, पूरी दुनिया याद करेगी कि अमेरिका कहां बैठकर बात करता है, वो स्थान पाकिस्तान है, वो स्थान इस्लामाबाद है। जबकि ट्रंप का प्रचार कौन करता है आप जानते हैं, ट्रंप को नमस्ते इंडिया कौन करवाता है आप जानते हैं, जो उससे दब करके डील कौन करता है आप जानते हैं। इतना झुकने वाले लोगों के यहाँ बैठना चाहिए था ट्रंप को, लेकिन फिर भी उसको ये लगा कि नहीं, वहां ठीक नहीं है, मुझे कहीं मजबूत लोगों के साथ बैठना है। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। राणा अली जोहिब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? की आवाज आ रही है? हाँ, राणा अली जोहिब जी, आपसे, आपको। हाँ, आपसे तो मैं पाकिस्तान के संबंध में ही बात करूंगी। देखिए, मध्यस्थता की बात हुई थी और बहुत सारी बातें तब भी आई थी, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा था। सब जगह पे परेशानियां हो रही थी इस मिडिल ईस्ट के तनाव से, क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान के पड़ोस में पड़ता है, अमेरिका से भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ जो वो मध्यस्थता का क्या असर, बहुत कोशिशें हुई, पाकिस्तान में बैठ के भी हुई, लेकिन जो एक बात निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि अब मुश्किलें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ही होंगी, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। आप ही के यहाँ से कहते हैं ना, घर में बैठने के बावजूद बेनतीजा हुई बात। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल भरा समय लग रहा है। क्या यदि ये मध्यस्थता की बात हो रही थी तो उसके बाद शहबाज शरीफ भी हैं, क्या उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है? कुल मिला के पाकिस्तान की किरकिरी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहीं से जुड़े हैं, तो बहुत बेहतर इस विषय पे बता पाएंगे। दाखी जी, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं थोड़ी सी आपको इस बात के ऊपर आने से पहले कि आगे क्या होगा या पाकिस्तान को कितना नुकसान आगे मजीद उठाना पड़ेगा, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसके ऊपर दोनों ममालिक के फ्रीकैन ने ये कहा कि हम अगर बातचीत के लिए टेबल के ऊपर बैठेंगे तो पाकिस्तान के साथ बैठेंगे, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बैठेंगे। यहाँ पे दोहा की भी बात हुई, यहाँ पे तुर्की की भी बात हुई, यहाँ पे और भी ममालिक के मीडिएशन की गुफ्तगू हुई और बातें चली। लेकिन ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से ये क्लियरली ये कहा गया कि हम अगर बैठेंगे तो इस्लामाबाद में बैठेंगे और किसी मुल्क में नहीं बैठेंगे, जिसका मतलब ये था कि वो पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल अपना एतमाद करते थे, करते हैं और आइंदा भी पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद करते रहेंगे। अब आ जाते हैं इससे निकला क्या। देखिए, जैसे अभी संदीप साहब ने गुफ्तगू की ना कि एक घर में लड़ाई हो तो पहली बैठक में वो लड़ाई नहीं सुलझाई जा सकती। ये दो मुल्कों की आपस में लगी हुई जंग थी। आपको भी ये पता है, इसराइली टीवी चैनल्स के ऊपर और यहाँ तक के भारत के भी कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर जिस दिन ये सीज फायर हुआ उस दिन ट्रंप की दी हुई डेडलाइन के काउंटडाउन चलाए गए कि इतने घंटे इतने मिनट रह गए हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला करने के, और यहां तक की आशंकाएं की जा रही थी कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उस वक्त में पूरी दुनिया से सिर्फ एक मुल्क सामने आया और उस एक मुल्क का वजीर आजम सामने आया जिसका नाम था शहबाज शरीफ, जिसने बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों से दरखास्त की कि आप सीज फायर कीजिए, 2 हफ्तों का टाइम दीजिए, हम आपको मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे पास आइए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो हमारे सामने रखिए, हम आपको किसी किस्म का कोई मसला दोनों फ्रीकैंड को नहीं होने देंगे। देखिए, यहाँ पे बात ये होती है कि पाकिस्तान का किरदार है मीडिएशन का। पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को एक टेबल के ऊपर बिठाने के लिए अपना किरदार अदा किया जो कोई और मुल्क नहीं कर पाया। अब जाहिर सी बात है, ये पहली मीटिंग थी, दोनों तरफ से जो मुतालबात हैं वो इंतहाई सख्त हैं, बहुत ज्यादा हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा हैं, जो ऑब्वियसली
ईरान के लिए मानना भी जरा मुश्किल है और अमेरिका के लिए भी मानना मुश्किल है। लेकिन होता ही ये है कि जब छोटी चीजों को हासिल करना हो, छोटे मामला को हासिल करना हो, तो उसके लिए जो मुतालबात हैं वो बड़े रखे जाते हैं, पॉइंट्स बड़े रखे जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में फिर से ये मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज अगर जेडी वैंस वापस चले गए हैं तो ये मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ईरानी क़यादत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से ये अनाउंस नहीं किया गया कि आज के बाद या कल या परसों हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। सीज फायर की जितनी मोहलत है उस मोहलत तक अभी तक दोनों ममालिक कायम है और जब तक उस सीज फायर की डेडलाइन खत्म नहीं होती तब तक ये मुज़ाकरात का अमल मजीद आगे भी चलता रहेगा और ये पाकिस्तान के मीडिएशन में ही चलता रहेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को नुकसान मुआशी तौर पे उतना ही है जितना भारत को हो रहा है। यहाँ भी पेट्रोल महंगा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत में गैस इस वक्त नापैद हो चुकी है। तो लिहाजा ये असर कहीं ना कहीं पे हम पे भी है और आप पे भी है और इसके पूरे खिते के ऊपर है। तो लिहाजा अमन की कोशिश जो है वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, बाकी ममालिक इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन राना अली जोहिब जी, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के सारे जहाज आ रहे हैं सुरक्षित, वहां थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है लेकिन सारी चीजें सहूलियत से आ रही हैं। तकलीफें उन लोगों को ज्यादा हैं जिनके शिप्स नहीं निकल रहे थे। अब बामुश्किल अमेरिका के शिप्स निकलना शुरू हुए लेकिन उसके बाद फिर वही पैनिक स्थिति। अब सब लोग कह रहे हैं ना इस चीज को कि जो एक सारी डील की जो बात हो रही थी या शांति वार्ता की जो बात हो रही थी या सीज फायर की बात हो रही थी वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। कब कौन अटैक कर देगा ये तो सबको पता है। तो बहुत ज्यादा स्थिति भारत की यहाँ फिलहाल खराब नहीं है, जो आसपास है उनकी तकलीफें ज्यादा हैं। और क्योंकि मध्यस्थता आप लोगों ने करी और आप लोग कह भी रहे हैं कि हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए मैंने पाकिस्तान के संदर्भ में सवाल किया था। क्या ठीक है, बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, आपको सुन पा रहा हूँ। मोहम्मद अली शाह जी, आज तो खबरें ऐसी भी आई हैं कि जो पुतिन है उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है कि वो मध्यस्थता के लिए बात कर सकते हैं। अभी राना अली जोहिब जी कह रहे थे कि और कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जो ये मध्यस्थता के लिए आगे आ पाता या बात की कोशिश कर पाता। और सर तस्वीरें देखें शुरू से अभी तक की, इतना लंबा वक्त हो गया, तो ये बात सही है, शांति की अपील सब कर रहे हैं, सामने आके स्टैंड लेने की बात नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा अब आगे क्या, क्योंकि बेनतीजा जब सारी बातें हो गई हैं तो सीज फायर कब कौन तोड़ देगा कोई बड़ी बात नहीं है, इजराइल ऑलरेडी कर रहा है। राखी जी शुक्रिया बहुत बहुत। एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पैनल पे आने का मजा ही अलग होता है और आपके साथ तो क्या बताएं। राखी जी बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं राना अयूब जोहिब साहब को, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम इन्होंने इस नतीजे पे आए कि दोनों मुल्कों को बिठाया मेज पर। राखी जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऑटोमेटिक दरवाजा है जो खुद ब खुद खुलता है। आप जा रहे हैं उस ऑटोमेटिक दरवाजे से होते हुए जा रहे हैं और वो आप चले गए और वो बंद हो गया आप जाने के बाद, ठीक है। मैनुअल इंसान खड़े होने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो एक दरबार खड़ा हुआ है, जब आप जा रहे हैं वो दरवाजा खुल रहा है, वो दरबार खुद खोल रहा है, वो ऐसे करके जैसे ही आप निकल गए वो दरवाजे को। तो पाकिस्तान ने वही काम किया है एक्चुअली कि, और इसके लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जब हम बहुत पहले ना एक अरसे में क्लास फिफ्थ फेल एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। कहाँ पढ़े हो भैया? मैं क्लास फिफ्थ फेल हूँ। क्लास फिफ्थ पास नहीं, क्लास फिफ्थ फेल, मतलब आप 5वीं तक तो आए कम से कम, वहां आने के बाद फेल हो गए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्लास फिफ्थ फेल। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं आज 10 साल पहले ना मैंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग करी थी, जैसे बजरंगी भाईजान हो गई, हैदर हो गई या टैशकिन फाइल्स हो गई, इन सबको नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो उसके बाद एक मेरे दोस्त हैं फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म बनानी चाहिए, तो फिल्म बनी, मैंने लीड करा, फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म का आपने नाम तक नहीं सुना होगा इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत ही पिट गई। मगर यही उसमें उसके लिए अपने आप में अचीवमेंट थी कि उसने कम से कम फिल्म बनाई और फिल्म रिलीज भी करी, और तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। वैसे ही पाकिस्तान अपने आप को, अब आप देखिए राना अली जोहिब साहब को, इनके पीछे लगा हुआ इस्लामाबाद टॉक्स का बहुत बड़ा बड़ा बैनर पीछे नजर आ रहा है टीवी पे, ठीक है। तो मतलब इनके लिए बड़ी शान की बात है कि हम इसमें फेल हो गए। हम तभी इनके फील्ड मार्शल को फेल्ड मार्शल बुलाया जाता है, क्योंकि फेल होने की आदत बन चुकी है। कोई बात नहीं,
हमको परवाह नहीं है इसकी, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक तो आए, हमने मददसा तो कराई, हमने मदद नहीं कराई, हमने प्रयास तो किया बेसिकली। तो ये ऐसी बात है कि जो इसलिए फेल हुए वो टॉक्स, पहली बात तो आप देख तो लो कहां पर आप टॉक्स कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं पूछूं हम हमारे सारे दर्शकों से, कानपुर किस लिए मशहूर है? चमड़े के लिए मशहूर है। नागपुर किस लिए मशहूर है? संतरे के लिए मशहूर है। पाकिस्तान किस लिए मशहूर है? ये मैं नहीं कहूंगा, अब ये मैं नहीं कहूंगा, ये दर्शक खुद लिख लें, कमेंट सेक्शन में लिख लें, यूट्यूब पे लिख लें, कहीं पे भी लिख लें। पाकिस्तान किस लिए मशहूर है सब जानते हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान, कुछ भी बात हो सकती है, मैं नहीं कह रहा, वो दर्शक सब जानते हैं किस लिए मशहूर है। अब आप देख तो लो कहां पर आप शांति की बात कर रहे हो भाई, है। दूसरी बात, ऑलरेडी मूड बनाकर आए थे कि ये ईरान की तरफ से 10 शर्तें आई अमेरिका को, अमेरिका की तरफ से 15 शर्तें आई ईरान को। जेडी वैंस ने मदद करी, ने लीड किया अमेरिका से। मोहम्मद साहब जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने ईरान से, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने करा पाकिस्तान से, सॉरी फील्ड मार्शल की बात है, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद करने की कोशिश करी, लेकिन देखिए खर्चा बहुत हुआ, ऐसा सुनने को आया, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है। ये राणा अली ज़ोहैब साहब बताएंगे कि राणा अली साहब क्या ये बात सच है क्या कि $1 मिलियन का कर्जा भी लिया उसके बाद आपने ये इस्लामाबाद टॉक, पता नहीं ये सच है कि नहीं है। खबर में एक बात आई थी कि पहले मुझे बहुत ताजुब हुआ कि इतना खर्चा कैसे किया। 2 दिन की छुट्टी इन्होंने बताई, और जैसे कि हमने G20 कराया था ना, बड़े शान की बात थी हर जगह जगह में। पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद टॉक्स, जिसमें भी ये फेल हो गया। तो बेसिकली फेल तो होना ही था क्योंकि अनरीजनेबल शर्तें थी। अब आप देखिए 2 हफ्ते की जो सीज फायर की जो बात हुई थी, कुछ चंद घंटों में इजराइल फायर करने लग गया मिसाइल्स लेबनान में, हजारों मौतें हो गई हैं, हजारों की तादाद पे लोग घायल हो गए हैं जी। हाँ, तो मैं ये कंप्लीट कहना चाहूंगा कि बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लामाबाद टॉक जिन पे इतना गुरूर है, इतने फख्र है, इतना नाज है इन पे, वो फेल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी इन पे इतना गुरूर है। तो अच्छी बात है, कीप इट अप। हमें आपसे यही उम्मीद है, हम और आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं संदीप जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। राखी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आज की खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितना कर्जा हमने हिंदुस्तान को दिया है, पता नहीं प्रधानमंत्री क्या करते हैं। नव भारत टाइम्स की आज की ये एक बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के ऊपर इतना कर्जा है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो मेरे भाई कहते हैं, हम देखिए ना, हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, ना राणा साहब किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं कि हम राजनीति की बात करें। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमारे सिखों की वो धरती है, वो भगत सिंह की धरती है, वो जहां से बीजेपी के नेता अडवाणी साहब आए, वो वही पाकिस्तान है। मेरे खुद के दादा लाहौर में पढ़े हैं। तो ये इस बात को अगर हम कहने लगेंगे वो किसकी धरती हो, तो भाई हमारी, इनका आप डीएनए चेक कर लो, एक ही तो डीएनए है। वो अलग अलग कंट्री बन गए हैं, वो एक अलग मसला है। अगर आपको हिंदू मुसलमान से तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके की राजनीति करती है, आज आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, वो हमारा ही हिस्सा है। अगर वहां पर बैठ करके बात हुई है, वो भारत भूमि है, उसे 1947 तक आप भारत भूमि कहते थे। लेकिन अगर आप माँ को भी ऐसे बांटने लगे और आज आप आधे हिस्से पे गर्व करोगे, आधे हिस्से पे गर्व नहीं करोगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक करके वापस आ रही हूँ। अब मोहम्मद अली शाह जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि राणा अली ज़ोहैब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं वापस से समय दूंगी। कुमार राकेश जी, राणा अली ज़ोहैब जी प्लीज 1 सेकंड, प्लीज 1 सेकंड, मैं पूरा समय दूंगी, बस एक एक प्रतिक्रिया आ जाए सब लोगों की, फिर मैं पूरा टाइम आप लोगों को दूंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। कुमार राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल है सर, अब आगे क्या, और पाकिस्तान की वाकई किरकिरी माने हम या कुछ और? देखिए, जो बातचीत हुई है जिस तरह से, पहले मैं संदीप जी की बात को, आपने उनको 2 बार बोलने का मौका दिया, उसकी कोई बात नहीं। मैं उनके विदेश नीति को जो जानकार बताया आपने, उनको नमन करता हूं। वो पाकिस्तान के विदेश नीति विशेषज्ञ हैं कि भारत के, ये भी चिंता की बात है, चिंतन की बात नहीं, उनके विचारों से परिलक्षित होता है वो किसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। आप मुझे राकेश जी बस एक छोटी सी बात बता दीजिए, आप भगत सिंह के जन्मभूमि को क्या मानते हैं? वैसा है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं भाई साहब, एक जवाब देश को आप बता दीजिए। प्रवृत्तियों से ग्रसित हैं, आप कांग्रेस की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप राणा साहब को छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम देना। ठीक है संदीप जी, आपके भी सवाल मैं जवाब लूंगी, प्लीज 1 सेकंड, एक एक बार सब लोग बोल लें प्लीज।
तो छोटा सा सवाल है मैं इनके बीच में नहीं बोला राखी जी, था। बहुत ये छोटा सा जबरदस्ती की सवाल है। बातें ठीक है कोई संदीप बता जी, वो सकता है देंगे जवाब। संदीप जी देंगे जवाब, 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए उनको। चुप कराइए, इनके बाद में जवाब देता हूँ। हाँ कुमार राकेश जी बोलिए। गलत हिस्ट्री बताएंगे और इंडिपेंडेंट का गलत हिस्ट्री पढ़ाया गया, अब पूरी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया और बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, पाकिस्तान को वकालत करते हुए हिंदुस्तान खिलाते। 2014 के बाद अलग हिस्ट्री लिखी जा रही है तो अलग मसला है। अरे भाई साहब, मैं तो 1947 की बात कर रहा हूँ, उस हिस्ट्री को झुटला रहे हैं आप। पाकिस्तान नहीं, डिवाइडेड हुआ कि नहीं हुआ? आप बात कंगना करें। रनौत की तरह आपको ये लग रहा है मैं- 2014 के बाद ही आप देश बात रखता आजाद हूँ, हुआ फिर है? बात करता हूँ। आपको क्या लगता है 2014 के बाद ही बोलना, गलत देश आजाद हुआ है? टू मच। सर 1 सेकंड, संदीप जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप मुझे ये प्लीज बताइए, लाहौर आप की कभी जेल भी में इस तरीके भगत से सिंह को करते फांसी नहीं हुई है। या प्लीज नहीं 1 हुई? मिनट रुकिए, किसी को सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, प्लीज एक एक करके बोलिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर पूरा समय दूंगी, लेकिन किसी की बात को क्रॉस करेंगे तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। एक्चुअली रॉन्ग बोल रहे हैं। और सर मिडिल राखी जी, ईस्ट, इसको कांग्रेस जहां और तक बीजेपी मिडिल की ईस्ट में चर्चा आगे की क्या बात होगा ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। संदीप जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा मान रखिए कम से कम। कुमार राकेश जी बोलिए। राखी, मैं इनकी बात को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना। हाँ, जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी बात को रखी। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ और जो गलत बयानी करते हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, आई डोंट केयर। मुद्दा यह है कि जो वार्ता हुई, उस वार्ता को पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग जिस तरह महिमा मंडित करने की बात है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पोस्टमैन वाली भी स्थिति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कट कॉपी पेस्ट वाली भूमिका निभाई पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया ने देखा कि जो उनको दिया गया था ट्वीट करने के लिए, वो सारे के सारे 9 वर्ड्स सिमिलर टू ट्रंप के ट्वीट में, जो ट्रंप एनालाइज करते हैं, ट्रू सोशल भेजते हैं, जहां भी करते हैं। और वहां अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि अमेरिका ने उनको चुना, अमेरिका ने चुना नहीं, उनको आदेश दिया कि तुम ये करो और करके बताओ। चूंकि वहां ईरान और पाकिस्तान के कई इंटरेस्ट साथ साथ चलते हैं वहां, और कई ऐसी बातें हैं, अमेरिका को लगा कि सबसे कमजोर हमारी चपरासी की भूमिका में कौन होगा, तो उनको पाकिस्तान लगा। उनके लिए भारत या चीन या रूस उनके डिक्टेटरशिप पे ट्रंप नहीं चलता। रही बात जो बातचीत हुई, उसमें पाकिस्तान की जगह को लेकर महफूज वाली बिल्कुल स्थिति नहीं थी कि 30 आतंकवादी यूएन के लिस्ट में जो लिस्टेड हैं वो पाकिस्तान से हैं। 80 ट्रेनिंग सेंटर ये रिकॉर्डेड है, ये चल रहे हैं अभी भी पाकिस्तान में। तो जितने हमारे यहाँ पैनल वक्ता है, मैं राना अली से भी कहूंगा, क्या उन हुती, हमास और जो हिजबुल्लाह है उनको समर्थन करते हैं? ऑन रिकॉर्ड बोलें। मुद्दा चौथी बात, जो भी बातें हुई हैं और जो भी बातें हो रही हैं, एक पर्सपेक्टिव अच्छी बात है, शांति वार्ता होनी चाहिए। लेकिन आज ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है हॉर्मुज को लेकर रहेंगे। जो चार बातों पे डिस्कशन था कि हम रेजिम चेंज कर देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल की बात थी, फिर उनको फिर हॉर्मुज की बात थी, और उस 4H में हॉर्मुज भी आ गया अब कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह और हॉर्मुज भी। तो मुद्दा जो है कि सभी भारत ने अपनी कूटनीति के तहत सबसे देश, सभी खाड़ी देशों से बात की, ईरान से बात की, बातचीत जारी है। जो अपनी भूमिका है हमारी विदेश नीति के तहत भारत बिल्कुल निभा रहा है, और हम किसी के गुलाम नहीं है, चाहे अमेरिका हो या जापान हो या चीन हो, रसिया हो। हमारी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। अब विदेश नीति सरकार की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। और विदेश चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ। मूलाधार में, विदेश नीति के मूलाधार में कोई तब्दीली नहीं हुई है, व्यवहार में तब्दीली हुई है। और पिछले 10 वर्षों में ऐसे करीब 70 से ज्यादा देश हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री ने यात्रा करके जो यूं ही पड़ा था उसको जगाया, उसको जागृत किया, व्यापार बढ़ाए। और ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आदर करते हैं, पैर छूते हैं। लंबी बात हो जाएगी, समय कम है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के तहत जो बातें हुई हैं, और जरी वेंस ने बोला कि हम फेल हो गए, अब जरूरी नहीं कि वहीं पे वार्ता हो, क्योंकि जितनी अपनी शक्ति थी, या जितना भाई साहब बोल रहे थे, साद अली साहब, कि फील्ड मार्शल है, भारत की कितनी भी कॉपी करे, भारत का जो आगे पीछे कहीं खड़े होने के लायक नहीं है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति, माली हालत क्या है। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी जो हमारे जहाज हैं, करीब 3000 से ज्यादा जहाज वहां फंसे हुए हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। ईरान जो कर रहा है कि हम हॉर्मुज को एक मुहरा बना करके अमेरिका से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये एक तरह से पूरे विश्व लड़ेगा। और किस किस से लड़ेगा ईरान? तो मुद्दा
मुद्दा है कि आप क्या चाहते क्या हैं, आप किस बल पे कूद रहे हैं। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, आपके पास अवकाश। अमेरिका आज भी सभी देशों से बड़े शक्तिशाली राष्ट्र है इन ऑल मैनर्स, जैसे भी कहें, किस चीन से भी और रशिया से भी, सामरिक शक्तियों में भी और आर्थिक शक्तियों में भी, उसके आगे अभी कोई नहीं है। मैं किसी को वकालत नहीं कर रहा, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। तो आप किससे लड़ने जा रहे हैं? और जो भी एक तरह से वार आपने किया, जो भी आपके पास है भाई, उसका आज से नहीं, यदि अमेरिका ईरान की हिस्ट्री देखें पिछले 30 वर्षों से, जो 4 से 5 राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं, सबके लिए ईरान एक नासूर रहा है कि कैसे कब्जा करे। कारण उनका है यूरेनियम, कारण उनका है न्यूक्लियर प्रोग्राम, कारण उनका है वो दादागिरी है, जो उसकी प्रवृत्ति है। उस दादागिरी पर वो कौन सा सभ्य देश चाहेगा? उनको लगा कि चलो एक हमारा पिछलग्गू है, हमारा ऐसा देश है। आप बताइए, अमेरिका जो है पाकिस्तान को, पहले भी अमेरिका की पॉलिसी रही जो कि चेंज हुई है पिछले 10-12 वर्षों में, कि भारत कश्मीर को बफर स्टेट बना करके भारत पाकिस्तान दोनों पर नजर रखना चाहता है। जितने विशेषज्ञ हैं सभी ने इस बात को स्वीकारा, पहले की सरकारों ने स्वीकारा, कांग्रेस सरकार ने स्वीकारा। मैं अब 10 सेकंड लूंगा। लेकिन आज की स्थिति में जो है विदेश नीति वही है, काम करने की शैली बदली है। उस परिप्रेक्ष्य में जो अमेरिका ईरान की वार्ता है, वो वार्ता फिर होनी चाहिए। मुझे लगता है फिर होगी। वार पे कोई नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता। अमेरिका चाहता, अमेरिका जाने। ईरान को भी एक, चाहे उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती है, आपने, हम बातचीत कर रहे थे अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन साथ साथ उनको प्रॉक्सी वार की बात है वो भी करना चाहिए। और साथ साथ एक चीज, जो भी कट कॉपी पेस्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, उसमें लेबनान लिखा ही नहीं गया। लोग कहते, हम तो कहेंगे रिकॉर्डेड है कि पाकिस्तान ने लेबनान नहीं लिखा, चूंकि अमेरिका ने लेबनान नहीं लिखा था, जिस पर जेली वांस का स्पष्टीकरण आ चुके कि हमने इजराइल की बात ही नहीं लिखी, हमारे 10 सूत्री में लेबनान था ही नहीं। तभी उन्होंने एक साथ 253 लोगों की रिपोर्ट आई, इजराइल ने लेबनान में हमला किया। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, जो भी किया वो उनकी नीति, उनकी रीति है। लेकिन जो पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका, कुछ लोगों ने अन्य चैनलों पे बोला कि पाकिस्तान को सराहने की कोशिश की, तो अपने उस तथ्यों पे भी बोलना चाहिए। ठीक है, कुमार राकेश जी, समय बहुत हो रहा है सर, ठीक है। आतंकवादी देश है जो हिजबुल्लाह, हुसी और हमास का समर्थक है, वो कैसे देश के लिए या विश्व के लिए अशांति का परिचायक हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, कई सारे मेहमानों को वापस से समय देना है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राखी, जिस तरह से बात हुई और वार्ता फेल हुई, निश्चित रूप से जो खाड़ी देशों में एक तरह से फिर परिस्थितियां लगभग पहले जैसी आने की संभावना है। आप देखिए 15 दिन के बाद फिर जब से इनका सीज फायर समाप्त होगा, उसके बाद क्या होगा, और अभी कोई इसका नतीजा नहीं निकला। ये बात तो माना जाए कि भारत की जो भूमिका है, भारत इसलिए तटस्थ है कि वो जो है अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, इनके बीच में बराबर इसका संवाद है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने जो ये वार्ता करवाई और वहाँ पर फेल हुई, सवाल है कि उसका प्रयास तो ठीक माना जा सकता है, लेकिन चूंकि वही जो अली साहब बोल रहे थे कि आप फेल मार्शल क्यों हैं, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं अभी, इसको देखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हारमूज का मामला हो या अन्य जो है, जिस तरह से लेबनान पर हमले हो रहे हैं, ट्रंप का बयान भी अभी आपने देखा, उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वार्ता फेल हो या शांति वार्ता बहाल हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है राखी, कि अगर ये सब होता रहा तो जो परिस्थितियाँ अभी कुछ दिन पहले निर्मित थी पूरे देश दुनिया में, शायद फिर क्या उनकी वापसी होगी, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वार्ता का क्या ये निकला, उसका जो है हल निकला, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले समय में क्या होगा, ये देखना ज़रूरी है राखी। ठीक है, खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? खेमचंद जी जी धन्यवाद, आपने 40 मिनट बाद याद किया, धन्यवाद सर। एक्चुअली में आज की जो चर्चा है उसमें सब लोगों की एक्सपर्ट व्यू बहुत जरूरी होते हैं। कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि पहले बीजेपी बोले या कांग्रेस, इसलिए ये समय की रहती है, कोई किसी के लिए फिक्स नहीं है। देखिए अभी भी 2 मेहमान समय मांग रहे हैं, पर उनको समय मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि पहले आप लोग अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है खेमचंद जी, भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें अभी निकल कर आई हैं। क्या हमारी तरफ से कोई मध्यस्थता की बात हो सकती है, जैसे पुतिन की तरफ से चीजें आ रही हैं, या फिर अब मिडिल ईस्ट का तनाव यदि फिर से शुरू होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कैसे भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार की तरफ से, क्योंकि आप पक्ष रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए आपने कहा नॉन पॉलिटिकल है, तो मैं नॉन पॉलिटिकल ही रखूंगा। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं करूंगा।
और कुछ लोग इस डिबेट में पाकिस्तान के चीयर लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ पे आईपीएल चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे वैसे सीन देखे जाते हैं। और संदीप भाई ने एक बात कही कि मेरे दादाजी भी पाकिस्तान से थे। तो आपके दादाजी पाकिस्तान से भारत आए क्यों? उस भूमि को हम अच्छी मानते हैं, उस भूमि को पूजनीय मानते हैं। आज सुन लो भैया, अडवाणी जी भी क्यों आए, ये बड़ा सवाल है ना। अडवाणी जी के फादर भी क्यों आए, उनका परिवार क्यों आया? हम उस भूमि को अपना अंग मानते हैं। हम जब कहते हैं कि भाई भारत का जो विराट स्वरूप है उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, हम भूमि को गलत नहीं कह रहे। लेकिन भूमि पे जो आज जो लोग रूल कर रहे हैं, आज जिन लोगों का कब्जा है, आज वहां पे जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस क्या है? क्या वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है? क्या वो मानवता को सपोर्ट करता है? क्या मानवता को बढ़ावा देता है? नहीं, वो उग्रवाद को बढ़ावा देता है। आज भी टॉप मोस्ट उग्रवादी वहां पे हैं। उग्रवाद की जननी वो भूमि बना दी गई है जहां से पूरे विश्व को पढ़ाया जाता था, संस्कृति का हब था। वहां पे आज क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? टेररिस्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अभी बताया गया कि पाकिस्तान पीस कर रहा है, पीस के लिए प्रमोट कर रहा है, पीस के लिए काम कर रहा है। कौन सा पीस? वो ब्रोकरिंग का काम कर रहा है, वो पुछलग्गू है। वो अमेरिका ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई कि तुम, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे हम अपनी आर्मी भेज के तुम्हारी जो आर्मी है उसके राइट्स को भी छीन के, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स के राइट्स को छीन के हम टेक ओवर कर लेंगे पूरी सिटी। जो नागरिक हैं उनको हम बंधक बना देंगे। सिर्फ आपके यहाँ पे पॉसिबल है, वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मेरे को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इंडिया को चेक किया, इंडिया में मीटिंग नहीं हो सकती है। कहाँ चेक किया? किसने चेक किया? कब इंडिया ने अपने आप को चेक करने दिया? क्यों झूठ? इसीलिए मैंने कहा चीयर लीडर बनने की कोशिश की है, नहीं तो मैं नहीं कहता। अरे भाई क्यों? आपके दादाजी पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से नहीं, वो भारत की भूमि थी, भारत से थे, ग्रांड भारत से थे। मेरे तो आप संदीप जी एक सेकंड संदीप जी बस 1 मिनट और। आप उस ऋण को उतारने की कोशिश मत करो, आप चीयर लीडर मत बनो पाकिस्तान के। ये जो पाकिस्तान ने किया है, there is nothing which we can appreciate. गलत बयानी है, गलत बयानी है। There is nothing which we can. संदीप जी मान लीजिए संदीप जी 1 सेकंड रुकिए, क्या एक साथ बोलेंगे? बात समझ में नहीं आएगी, सबका अपना हक है, कुछ बोलने भी दीजिए, ऐसा बोलने नहीं दीजिए। है जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। हाँ, पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़ता है, खेमचंद जी, अगर पाकिस्तान ह्यूमैनिटी का रास्ता अपनाता है, नहीं किया जा सकता तो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान नहीं जाते, अडवाणी जी पाकिस्तान नहीं जाते, मोदी जी पाकिस्तान नहीं जाते, हम और दो मोदी जी पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे। आप अटल जी की बात को, अटल जी ने उनको, अटल जी इसलिए गए कि अटल जी ने उनको मौका दिया, अटल जी ने सर रुकेंगे प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बात रखिए, बार बार रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। ना करो, चार संदीप चीजों जी को को आप अपनी मिक्स गलती ना मान करो। लेना चाहिए, गलत बात निकल गई, और कोई उन्हीं बात अटल जी नहीं। को, बीजेपी के उन्हीं अटल जी की बैक में चक्कू भोंकने का काम किसने किया? पाकिस्तान ने किया। पहुंचे, एक ऊपर पाकिस्तान प्रधानमंत्री हुए, और वो भी उनकी पाकिस्तान पहुंचे। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है बात पाकिस्तान की तारीफ करने की या बुराई करने की नहीं है, यहाँ पर बात किसी और परिप्रेक्ष्य में हो रही है। प्लीज आईपीएल जैसे बड़े, मैं यदि क्रिकेट की टर्म में बोलूं, आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपने पीएसएल ज्वाइन कर लिया। क्यों? चलिए ठीक है खेमचंद जी, थोड़ा सा ठीक है। हमें तो खेमचंद जी मेरा तो छोटा सा सवाल है, दो प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिए, एक उप प्रधानमंत्री दिया, तीनों लोगों को प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो बीजेपी के नहीं होते। सर अभी कह रहे थे कि मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, या आ रहे आप लोग सही प्राइम मिनिस्टर को लेके बीच में हो पॉलिटिकल ही कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल रहने दीजिए ना। अब 1 मिनट रुकिए शिवानंद जी, 1 मिनट, शिवानंद जी की प्रतिक्रिया आ जाए। 1 सेकंड शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी बोले। शिवानंद जी, मिडिल ईस्ट में अब आगे क्या? और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता की बात है, कहीं ना कहीं अब वो मध्यस्थता तो हो नहीं पाई, उन्होंने कोशिश करी पर वो बेनतीजा हुई जो बातचीत हो रही थी, तो अब आगे क्या? राखी जी गुड इवनिंग। आपको आज आप सुप्रीम कोर्ट जज लग रहे हो, इसलिए हमको जरा आशा है कि आपकी अपेक्षा है कि हमको न्याय मिलेगा माननीय जज साहब को। और दूसरी बात, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए जो भी मेरे मित्र संदीप जी हो या डॉक्टर अली जी हो, वो उनकी
उनको जो अच्छा लगा इसके कारण बताता हूँ राखी जी। मिलॉर्ड बोलता हूँ आज, आप जज साहब लग रहे हो। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या था? ट्रेड डील क्यों किया? एस्टीन फाइल का क्या मैटर है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर इतना ही है तो भारत ने कोशिश क्यों नहीं किया? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं लिया? सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया? ये मुद्दा डॉक्टर अली साहब या मेरे मित्र संदीप जी जो मुद्दा उठाया, इसका रीजन पूरी तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है। आज देखिए, मेरे घर पे सिलेंडर चूल्हा मेरे घर पे जल रहे हैं, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। आज पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन है? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ईरान के साथ अच्छा नाता था। और दूसरी बात राखी जी दूसरी बात, अगर ईरान से जहाज आ रहे हैं तो इसराइल आज भी कुवैत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज भी यूएई में अटैक चल रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अगर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईरान के साथ अच्छा रिश्ता था, अमेरिका के साथ था, इसराइल के साथ भी था। इसराइल जाके जब नरेंद्र मोदी जी गला भेंट करके आए, दूसरा दिन ही युद्ध स्टार्ट हो गया। इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से, आज के डेट में कोविड की जैसा परिस्थिति भारत में आना तय है। अगर कम से कम मेरे को आप लोग सब यहाँ बैठ के पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर किया है, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी हारे हुए हैं। ईरान मजबूती से 84,000 मिसाइल उनके पास आज भी है और कभी भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ ईरान के पीछे आज नाटो भी हाथ ऊपर कर दिया, नाटो भी। इसमें आप दूसरी बात बोलता हूँ, चाइना या पुतिन जी अंदर से सपोर्ट ईरान को कर रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत का इसमें रोल क्या है? ठीक है, ईरान के साथ नाता अच्छा था। आदरणीय देश के अभी ईरान की जो बीच में जो मारे गए उसके बारे में संवेदनशीलता एक ट्वीट भी नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धुरंधर मूवी दिखा के लोगों में हिंदू मुस्लिम करना अगर इतना है, तो अजीत डोभाल के बेटा पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है? आज अजीत डोभाल के बच्चे अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, यूके में एक बच्चे का ग्रीन कार्ड है। इस बारे में धुरंधर में नहीं दिखाया। हाँ, जैसे गॉगल डाल के जैसे धुरंधर अजीत डोभाल जी बहुत बड़ा कर्तृत्वान कर रहे हैं, देश खतरे में जा रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी अजीत डोभाल सर का भी है। उनको हटाना चाहिए। देश सरों पर ही है। नया रूल्स कितना है? आज उनका एज 84 हो गया है। मैं सम्मान करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी हो रहे हैं, आज महंगाई चरम पंच पर है, बेरोजगारी चरम पंच पर है। आप देखिए जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया। कुछ भी तरह से कुछ भी जिम्मेदारी, कुछ भी ऊट पटांग काम करते हैं। इसके पहले भी अलग अलग कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किडनैप किया, उनको दबाव डाला, प्रेशर डाला। कल अच्छा, मुझे शिवानंद जी ये बताइए कि मिडिल ईस्ट की ये जो जंग है, ये वापस से शुरू हो जाएगी? सीज फायर का कुछ होना है, नहीं होना, या कागज तक है? आप क्या मानते हैं? बस एक लाइन में आंसर कीजिए जी। मेरे को लगता है राखी जी, इसमें युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि कैसे है, जिस तरह से इसमें भारत भी बड़ा रोल अभी लेना तय हुआ है। 100% रोल भारत लेंगे डिसीजन, और इसमें बहुत पॉजिटिव मैं राह देख रहा हूँ। पॉजिटिव होना चाहिए। देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। देखिए आज देखिए, गोर गरीब दलित पिछड़े महंगाई चरम पर गए हैं। मैं सब कुछ ये नहीं कह रहा हूँ। और किसी के मुंह में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, उनका औकात भी नहीं, कांग्रेस के नाम भी नहीं, उनका जिंदगी भी नहीं। कांग्रेस के नाम लेने का क्या जरूरत है? कांग्रेस ने क्या, हमने क्या बोला भाई? हमने कांग्रेस, कोई भी यहाँ बैठ के कांग्रेस के नाम पे हमने क्या, कौन सा भाषा? ये लोगों का कांग्रेस बिना उनका चलता ही नहीं घर, उनका पेट भी नहीं भरता। मैंने देखा। राखी जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जज लग रहे हो, और हमको डिसीजन दीजिए। न्याय की अपेक्षा है। और दूसरी बात, युद्ध रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा। और सीज फायर जैसे 100% हो जाएगा। इसमें भारत का भी बड़ा रोल रहेगा अभी आने वाले दिन में। ठीक है, चलिए शिवानंद जी, ये अपेक्षा करता हूँ राखी जी। ठीक है, अब कई सारे मेहमानों ने समय मांगा था। एक मिनट रुकिए। राणा अली ज़ोएब जी पहले आप बोलिए, इसके बाद संदीप जी बोलेंगे। प्लीज 1 सेकेंड, मुझे 5 सेकंड चाहिए राकेश जी। कुमार राकेश जी प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 सेकंड, बहुत देर से वेट 5 सेकंड चाहिए बस। मैंने तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं, तो मैं चलते चलते उनको बताता चलूं। जैसे अली शाह साहब ने बोला, जी राणा साहब बता दें कि इस इवेंट के लिए उन्होंने कोई 1 मिलियन के कितना, उन्होंने कहा जी कर्जा लिया है।
देखिए गुजारिश ये है मोहम्मद अली शाह साहब कि कर्जा नहीं, मैं पहली पूछ बात रहा तो हूँ। ये है कि नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि नंबर लिया, मैं वन पहली पूछ रहा बात तो था ये है आपसे। कि पहली बात तो ये है कि नहीं लिया, मुझे पता ये नहीं आपकी ना। बात का जवाब है। दूसरी बात ये है कि करोड़ों लोगों की लिया है कि नहीं जिंदगियां लिया है? बचाने के लिए अरे जवाब तो अगर दीजिए ना सर, लिया है अगर नहीं लिया है? नहीं लिया है वो कह रहे हैं, मोहम्मद अली शाह मैं जी बता कह रहा रहे हूँ नहीं ना लिया। सर, आपको बता रहा हूँ, आप आएंगे, सुन उनको नहीं पा कंप्लीट रहे करने दीजिए। आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि नहीं लिया, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि राणा अगर साहब झूठ बोल करोड़ों रहे हैं, लोगों की लिया है। राणा साहब आप झूठ करोड़ों बोल रहे हो। करोड़ों करोड़ों नहीं, रुक लिया जाइए है। शिवानंद जी, नो प्लीज प्लीज अमेरिका नहीं, से पैसा ऐसे लिया है। इंटरप्शन मत करिए, बोलने तो दीजिए, आंसर तो करने दीजिए ना, वो अपना पक्ष एक्सेप्ट रखेंगे। बिल्कुल मेरा मेरा ख्याल कीजिए है ना। मेरा ख्याल है कि आप शायद इस चीज को ये कह रहे हैं। मैंने ये जवाब दिया है कि मोहम्मद अली शाह साहब ने कहा कि ये मीडिएशन करवाने के लिए, ये जो इस्लामाबाद में आपने दोनों मुल्कों को बिठाया, उसके लिए आपने कर्जा लिया है। मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह लाहौर की बंदरगाह को भारतीय नेवी ने तबाह कर दिया था। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि आप शायद समझ गए होंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ। करोड़ों कहीं ऐसा लोगों तो की नहीं जिस जिंदगियां तरीके से बचाने पाक के आर्मी लिए ने बांग्लादेश करोड़ों के बाद लोगों की, सरेंडर किया था, वैसा सही हो? भाईजान बात तो सुन लेना, जो फिर आज बात भी वहीं आपको पे आ कहा जाती जाता है। है कि अब आप पाकिस्तान सारे की बोलने जीत हुई शुरू हो गए हैं 1971 क्योंकि जब के मैंने बाद। बात करनी शुरू की है तो आप सब जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। नहीं, अब भाई साद अली थोड़ा सा साहब जी को आपने कमेंट सुनने किया की है, हिम्मत तो पैदा साद अली करें, साहब आर्मी सुनने से की हैं। हिम्मत पैदा करें। और मैंने खेमचंद बड़े जी अमेरिका प्लीज तवज्जो से कंप्लीट तो जो करने आपको बताया दीजिए। जाता है, अच्छा खेमचंद जी उसके कंप्लीट रिवर्स करने ये दीजिए, है, वो तो कम से सीधे कम आपके फैक्ट बीच है। में नहीं बोले थे। भाई बात तो कंप्लीट करने दो, बात तो सुनने की हिम्मत तो पैदा नहीं, करो। उन्होंने आर्मी क्या पे हो गया कमेंट आपको किया है, उन्होंने भाईजान? दिल साद अली बड़ा जी करो पे यार, कमेंट कुछ किया नहीं हुआ, है। और कुछ हमारी नहीं आर्मी हुआ। की हिस्ट्री ओ रही है मेरी जान, कुछ नहीं 1971 हुआ। के बाद थोड़ा सा 90,000 सब्र से कर ज्यादा लो। पाक सैनिकों के कच्चे तुड़वाए गए, आई पेंट लव यू तुड़वाए गए। खेमचंद जी जानू, I love प्लीज you। प्लीज एक थोड़ा सा मिनट सब्र रुकिए, कर, उन्हें मैं कंप्लीट आर्मी करने पे दीजिए, कमेंट वरना करूंगा। एक दूसरे थोड़ी से सी सब्र रिक्वेस्ट कर। करने में ही समय चला थोड़ा जाएगा, सा प्लीज। सब्र कर। मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान होने के नाते अगर करोड़ों लोगों की जिंदगियां, ये मोहम्मद अली शाह साहब आपके लिए है, और मेरा ख्याल है कि ये बात सुनने के बाद आप शायद ये जो बड़ी एक खुशियानी सी हंसी हंस रहे हैं ना, वो नहीं हंसेंगे। करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अगर फर्ज करें किसी से कोई डेप्ट या कर्जा लेना भी पड़ता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हम वो नहीं है कि जिन्होंने जंग से 2 दिन पहले इसराइल को गले लगा के फादरलैंड मदरलैंड का वहां पे राग अलाप के तो ये कहा हो कि जी हम सौदा करते हैं पाकिस्तान और इंसानियत। ईरान के 250 जो करोड़ों लोग हैं उनकी जिंदगियों का। हम वो नहीं है जिन्होंने अपने मुल्क में आए हुए मेहमान, अपने मुल्क में आए हुए मेहमान जो ईरानी नेवी हैं, उनके 100 से ज्यादा सैलर को शहीद करवाया हो। तो लिहाजा आपको मेरा ख्याल है कि पहले हंसने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के बात क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने बात की कि जनरल फील्ड मार्शल को आपने कहा कि फील्ड मार्शल, ये वही फील्ड मार्शल है जिसने आपको सारी दुनिया में नंगा करके रख दिया। आपके प्यारे इलाके आपको किसी के सामने बात करने के काबिल नहीं किया। ठीक हो गया। अब आ जाए तीसरी बात, आपने कहा कि इंडिया को चेक नहीं किया गया। आपने कहा इंडिया को चेक नहीं किया गया, और जो लोग जो इंडिया जो भारत साद अली जी अपने मेहमानों की जिंदगियों को दूसरे लोगों के हवाले कर देता है, और वो लोग ठीक है, उनको बर्बाद देते हो आप लोग। चलिए राणा अली जोहब जी, अब एक मिनट रुकिए। मोहम्मद अली शाह जी बोलिए, जल्दी जल्दी से, एक सेकंड। मोहम्मद अली शाह जी कंप्लीट। आप किसी किस्म की बात करने के बाद काबिल नहीं रहे। ठीक है राणा अली जोहब जी, बस सर इनफ, ठीक है। हाँ एक सेकंड, देखिए मेरे पास भी समय की सीमा है, 1 मिनट। राणा अली जोहब जी प्लीज वेट। मोहम्मद अली शाह जी कंप्लीट करिए जल्दी से। कुमार राकेश जी प्लीज 1 सेकंड। सबसे पहले मेरे भाई संदीप ने कहा कुछ, तो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैं संदीप भाई, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात भी नहीं है, बात इंसानियत की बात है। और जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उतने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी। और हिंदुस्तान के मुसलमान इनसे घृणा करते हैं क्योंकि ये लोग इंसानियत का पक्ष कभी रखते नहीं है। सबसे मैच्योर और बैलेंस बात श्रीवास्तव साहब ने करी, सबसे बहुत ही सुलझी हुई बात। देखिए मैं उनकी बात से इतना इत्तेफाक रखता हूँ, इतना सीखता हूँ जब उनको सुनता हूँ मैं। तो देखिए राणा साहब, आप थोड़ा बहुत अक्ल लगाइए। अभी डॉक्टर शिवानंद साहब ने कुछ गूगल करके दिखाया और बोला ऐसे लिए आपने पैसे सही बात। ठीक है, पहली बात तो ये है, इनके राणा अयूब साहब के लिए एक शेर अर्ज है, मिर्जा गालिब साहब का शेर है, दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है,
वैसे फैज लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज साहब की भी रस में है, मेरे को आप आती है, वो पे आपके मुल्क आप के थे। पे फिट होता है, बड़े बड़े अच्छे तरीके से फिट होता है आप पे, बहुत अच्छे तरीके से फिट हो रहा है। ये मैं बोलने वाला था, लेकिन शुक्रिया आपने बोल दिया है, क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि करोड़ों चलिए, लोगों की जिंदगियां अगर खत्म ठीक करने है पे आप संदीप, इस तरह हाँ नेशनल कुमार टीवी चैनल राकेश जी पे चलिए, बैठते 5 हैं, सेकंड मांगे थे, इसको 5 सेकंड से मजाक ज्यादा बना नहीं सकते मांगिएगा हैं, लेकिन प्लीज। आपको सोच है, ठीक है आपकी सोच को सलाम है कि आप किस सोच के सर, मालिक इसके हैं, बाद जो भी बीच आप में किस बोलेगा जहनीत मैं के म्यूट मालिक करा हैं दूंगी कि आप प्लीज, टीवी क्योंकि चैनल पे बैठ के ईरान और अमेरिका के जंग में शहीद होने वाले लोगों की जिंदगियों के ऊपर आप हंस रहे हैं। ठीक आपको है शर्म नहीं आ राणा रही? अली ज़ोएब जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत गलत इंटरप्रिटेट करने की कोशिश है या ना की जाए, प्लीज 1 मिनट। हाँ कुमार राकेश जी 5 सेकंड मांगे थे जल्दी से। हाँ, दो बातें हैं। मैं शिवानंद जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने भारत पे आस्था जताई है कि शांति का काम कर सकता। 1 नंबर 2, अभी जो बात कर रहे थे राणा साहब अगर सच्चे पाकिस्तानी हैं तो उनको हुती, हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। नंबर 2, नंबर 3, उनको ये भी बताना चाहिए कि जो आतंकी हैं 30 आतंकवादी जो वांटेड लिस्ट में यूनाइटेड नेशन के, उसके बारे में क्या विचार है। जो गलत बयानी कर रहे हैं और इंसानियत की बात कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान लाशों के ढेर पे है। किन लाशों के ढेर पे? सिया सुन्नी का जो वहां पे मजहबवादी है और हाफिज सईद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उनके पैरोकार हैं या इंसानियत की बात? एक साथ दो बातें शोभा नहीं देती। राणा साहब, आप पत्रकार हो, हमारी बिरादरी से उसका सम्मान है, लेकिन आप गलत बयानी करोगे वो बर्दाश्त नहीं है, कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। मैं कुमार साहब, संदीप जी अपनी बात आप रखिएगा। जिस बात को ये कह रहे हैं ना कि आप किसी तरीके से हिजबुल्लाह के समर्थक हो, एक सवाल का जवाब हाँ या ना? राखी जी कई बात इस डिबेट में निकल कर के आई। हाँ ठीक है, संदीप जी को बोलने दीजिए प्लीज। बस सर ठीक है ठीक है। सीधा सवाल से जवाब राखी जी सर आप बोलिए। राखी जी देखिए, राखी जी कई चीजें इस डिबेट में निकल कर के आई। एक तो हाफिज सईद वाली बात डिबेट में निकल कर के आई। राकेश जी को बोल देना चाहिए ये डिबेट में कि जो हाफिज सईद को पाकिस्तान छोड़ करके आए, अफगानिस्तान जहाज में बैठा, उन्हें सबको फांसी चढ़ा दो। ये बोल नहीं सकते ये बात, क्योंकि ये डबल मीनिंग बात करते हैं। जो दरबारी लोग हैं, दरबारी लोगों के लिए, देखिए दरबारी लोगों के लिए, आप जो दरबारी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बताओ ना, आप राखी जी के समर्थक हो, राखी जी बता दो हाँ या ना? कुमार राकेश जी प्लीज एक शेर साद अली जी ने कहा, एक शेर साद अली जी ने कहा, एक मैं भी कह देता हूँ। राखी जी आप तो बहुत अच्छे पत्रकार, आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई कलमकार कुत्तों की तरह वफादार हैं उसके, सच्चा एक भी नहीं, झूठे कई लोग यार है उसके। वो कहता है खुद को माँ भारती का बेटा, पर कारनामों से माँ भारती भी शर्मसार है उसके। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को ट्रंप के सामने झुका दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे डील कर ली। ऐसे ऐसे लोग हैं जो परंपरागत हमारा रसिया जैसा देश था वो छोड़ दिया। तो ऐसे लोग आतंकवाद से भी खतरनाक है। और राखी जी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के आतंकवाद पे तो हम बात करते हैं, क्या उल्फा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है? क्या बोडो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है? क्या नक्सलवाद पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है? तो ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं? भाई हमें सर आप लोगों को समय देने के लिए मैंने अपनी जो समय सीमा है इस प्रोग्राम की वो भी तोड़ दी है, मुझे वो तोड़नी पड़ी है, तो मुझे इस चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। प्लीज शिवानंद जी 10 सेकंड, शिवानंद जी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, बोलिए जल्दी से बोलिए, म्यूट करिए बाकी लोगों को, म्यूट करिए। राखी जी देखिए, राखी जी मैं डॉक्टर राकेश कुमार सर और संदीप सर को और बाकी भी मेहमान को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान के यहाँ मिस्टर राणा जी बैठे हैं, ये कटोरा लेके बैठे, उनके सामने अपना तमाशा मत दिखाइए। दूसरी बात एक बोलता हूँ कि उनके पास ये लग गया है, 5 स्टार बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, उनका खाना भी मुश्किल हो गया। वो कटोरा लेके अमेरिका के दरबार में चले गए। उसके बाद लगता है धुरंधर में बंद किया आपने शिवानंद साहब, समझ से बाहर है। करो और थोड़ा हमको बचाओ, क्योंकि इसमें धुरंधर आपने भी लगता है धुरंधर देख लिया, धुरंधर देख लिया आपने भी लगता है। सर ठीक है, थोड़ा सा पहले भारत पाकिस्तान का हिस्सा था, तक्षशिला हमारे पास ही था। सर समय मैंने कहा ना, वहाँ के सीज फायर का पता नहीं, यहाँ का सीज फायर तो टूट गया है मेरे जरिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है। प्लीज मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। और तनाव की बात हो रही थी, आंसू सब तनाव से रिलीज दिख रहे थे, जैसे कुछ हुआ नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अभी भी बोले ही जा रहे हैं।
देखिए ये आज की जो चर्चा थी ये बात बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान को लगता है सब कुछ ठीक है और हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने मध्यस्थता करके बहुत बड़ा अचीवमेंट कराया है। अब उसके बाद जब हमले होंगे, जब चीज़ें और बिगड़ेंगी, पाकिस्तान तक चीज़ें पहुँचेंगी, तब शायद पाकिस्तान को समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो भी तस्वीरें आज निकल कर आई हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाती हैं कि तनाव के लिए एक सॉल्यूशन आगे क्या होगा। क्या पुतिन के साथ साथ वाकई भारत भी एक आगे कदम बढ़ाएगा इस मध्यस्थता के लिए, हमें ये देखना होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।